अब यहाँ पर जो हमने समझना है, यहाँ पर हमने समझना है एंडोस्केलेटन किसका, यहाँ पर हमने एंडोस्केलेटन समझना है कॉर्डेट्स का, यानी हम इंसानों का आम तौर पर, तो इसलिए हम उसी की बात करेंगे। जब हम कॉर्डेट एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो कॉर्डेट एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनसे कॉर्डेट स्केलेटन बना हुआ होता है। 2 टाइप के होते हैं ना, और वो 2 टाइप के कौन कौन से हैं? उनमें से जो पहला है उसको हम कहते हैं बोन, और दूसरे को हम कहते हैं कार्टिलेज। अब ये बोन एंड कार्टिलेज आप याद कर लें, दोनों आपके कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं ना। अच्छा, जब हम एनिमल बॉडी को देखते हैं तो एनिमल बॉडी के अंदर 4 फंडामेंटल टिश्यूज होते हैं, 4, ठीक है। तो एनिमल बॉडी के जो मेन टिश्यूज हैं वो 4 हैं, मेन टिश्यूज ऑफ एनिमल बॉडी। तो जब हम एनिमल बॉडी को देखते हैं तो एनिमल बॉडी में 4 मेन टिश्यूज हमें नज़र आते हैं। 4 कौन कौन से? नंबर 1 हमें नज़र आता है एपिथेलियम। ये आपने जगह जगह ये नाम सुना हुआ है। किसी भी स्ट्रक्चर की जो सबसे बाहर वाली लेयर हो या किसी भी ट्यूब लाइक ऑर्गन की सबसे अंदर वाली लेयर हो, उसको हम एपिथेलियम बोलते हैं आम जबान में, आसानी के लिए। नंबर 2 आर द कनेक्टिव टिश्यूज। नंबर 2 हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। नंबर 3 वी हैव मसल्स, जो कि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एंड नंबर 4 वी हैव नर्वस टिश्यू। तो किसी भी एनिमल बॉडी में ये 4 फंडामेंटल टिश्यूज होते हैं, ये 4 फंडामेंटल टिश्यू। 5वां कोई भी नहीं होता, 5वां कोई भी नहीं होता। कुछ लोग जो ब्लड है उसको 5वां टाइप टिश्यू का बनाते हैं, बस ज़्यादातर लोग ये बात पे एग्री हैं कि ब्लड भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो कुछ लोग ब्लड को एक अलग टाइप मानते हैं क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, और हमारी बॉडी में ब्लड के अलावा कोई और टिश्यू लिक्विड फॉर्म में होता नहीं। बट ज़्यादातर लोग ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप ही कंसिडर करते हैं। तो अगर हम उन लोगों की बात मान लें जो ब्लड को अलग टिश्यू मानते हैं तो 5 हो गए, और अगर उनकी बात मान लें जो उसको अलग टिश्यू नहीं मानते तो 4 हो गए, ठीक है। बहरहाल ये 4 फंडामेंटल टिश्यूज़ हैं जो आपको किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर मिलते हैं, ठीक। तो अब बोन और कार्टिलेज दोनों क्या हैं बेटा? दोनों कनेक्टिव टिश्यू टाइप हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि हम बोन और कार्टिलेज को समझ के उसको एक्सप्लेन कर लें, और उसके बाद फिर हम ज़रा देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा एंडोस्केलेटन है इंसानों का, वो कितने टाइप का होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसकी बात करेंगे, आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हमने कहा कि हमारा जो स्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन है, वो 2 मेन सब्सटेंस के एलिमेंट्स का बना हुआ है, और वो जो 2 मेन चीज़ें हैं जो उसको बना रही हैं, उनमें से एक बोन है और दूसरी में कार्टिलेज है। पहले हम बात करते हैं बोन की। जब हम बोन को देखते हैं तो बोन इज ए हार्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का हार्ड टाइप है ना। आपने खुद देखा है, बोन आप लोगों ने देखी हुई है, कितनी मजबूत होती है, कितनी हार्ड होती है, कितनी सख्त होती है ना। अब ये बोन बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों होती है? क्योंकि इनका वाटर कंटेंट बहुत कम होता है ना। तो दे आर हार्ड बिकॉज कंटेन 10 to 20% वाटर कंटेंट इन देम। तो इनके अंदर जो वाटर का कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। बोन के अंदर सिर्फ 10 to 20% जो है वाटर होता है, इससे ज़्यादा आमतौर पे नहीं होता है। बिल्कुल इसको ऐसे समझो जैसे तुम देखते हो तुम्हारे घर में ब्रेड आती है ना, तो जब वो ब्रेड आती है तो तुमने देखा वो बड़ी सॉफ्ट होती है ना, बड़े मज़े तुम उसको तोड़ते हो, बड़े मज़े तुम उसको खा लेते हो। बट अगर आप 2-4 दिन उसको छोड़ दें और कहीं बाहर पड़ी रह जाए तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा पानी एवोपरेट हो जाता है, और जब वो एवोपरेट हो जाता है तो वो बहुत सख्त हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, बिल्कुल वैसे। तो ये जो है हार्ड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो इनका बहुत कम है। जब हम इसको देखते हैं तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इसकी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे इसमें इस तरीके से सेल नज़र आएंगे। एक तो मुझे इसके अंदर सेल नज़र आएंगे, एक तो मुझे इसके अंदर सेल नज़र आएंगे, और दूसरा इस तरह से मुझे इसके अंदर कुछ सेल नज़र आएंगे। और सेल्स के बाहर क्योंकि किसी भी टिश्यू में, याद कर लें, टिश्यू कोई भी हो, में 2 चीज़ें होती हैं, एक सेल होते हैं और एक वो मटेरियल होता है जो सेल के बाहर होता है। तो सेल के बाहर हमें एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस मिलेगा इस तरह से,
और ये जो प्रोटीन रिच सब्सटेंस होगा जिसने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ होगा, इस प्रोटीन रिच सब्सटेंस को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल या ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि मेड अप ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस। इसको क्या बोला जाता है? इसको ग्राउंड सब्सटेंस बोला जाता है। अब जब हम बोन के अंदर सेल्स को देखते हैं तो बोन के अंदर हमें 3 तरह के सेल नज़र आते हैं। पहले सेल वो सेल होते हैं जो कि एक्टिवली बोन बना रहे होते हैं, और वो सेल जो बोन बना रहे होते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का। ठीक है, अब पता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे ये तुम्हारे पास एक बोन का टुकड़ा है, ये तुम्हारे पास बोन का एक कंपोनेंट है, और अभी ये बोन डेवलपमेंट के प्रोसेस में अभी ये बोन बन रही है ना। तो अब फर्ज करो कि तुम्हारे पास ये एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल पता है क्या करता है? ये अपने चारों तरफ बोन डेवलप करना शुरू कर देता है। ये अपने चारों तरफ बोन डेवलप करना शुरू कर देता है इस तरीके से। ये लेयर्स बोन्स की बनाता जाता है, कंसेंट्रिक लेयर बोन की बनाता जाता है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर एक और अगर ऑस्टियोब्लास्ट होगा, यहाँ पर अगर एक और ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगा तो वो भी क्या कर रहा होगा? वो भी इस तरीके से अपने चारों तरफ बोन को बनाता जाएगा, अपने चारों तरफ बोन को बनाता जाएगा। और आपको पता है ना इसके बाहर क्या होगा? इसके बाहर ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो मौजूद होगा। अब आपने इस बात को समझना है कि जब ये बोन बनाते बनाते खुद अपनी ही बनाई हुई बोन में ट्रैप हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं मजदूर को बोलूँ कि तूने यार चारों तरफ दीवार बनानी है, वो अंदर खड़ा हो जाए, अपने चारों तरफ दीवार बनाना शुरू कर दे, बाहर निकलने का रास्ता ना रहे, बाहर निकलने का रास्ता ना रखे। तो जब वो 8-8 फुट दीवार बना चुका होगा चारों तरफ, उसके बाद वो बेवकूफ़ देखेगा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, है भाई। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि अभी ऑस्टियोब्लास्ट अपने गिर्द बोन बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और बोन बनाते बनाते उसी बोन के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाते बनाते अपनी बनाई हुई बोन के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ये इनएक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही इनएक्टिव होंगे उनका नाम क्या रख देंगे? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट क्या है? दे आर इनएक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे, ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं, दे विल मेंटेन मिनरल कंटेंट ऑफ बोन। यानी अगर बोन के अंदर कैल्शियम कम ज़्यादा होने लगेगी, फास्फोरस कम ज़्यादा होने लगेगा, तो ये उसको रेगुलेट करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। बट अब ये बोन बनाएंगे नहीं, बोन बनाने का काम इनका ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर आखिरी जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की, ये वाले सेल्स। तो ये तुम्हारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। और अगर इसी में से मैं किसी एक को उसकी बनाई हुई बोन में ट्रैप कर दूँ उस तरीके से, इस तरीके से, तो ये तुम्हारे ऑस्टियोसाइट्स हो गए। क्या हो गए? ऑस्टियोसाइट। अच्छा, अब ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खाने वाले सेल, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खाने वाले सेल, क्या मतलब हुआ बात? बोन को क्यों खाएंगे? पागल हो गए क्या? अपनी बोन को खा जाएंगे, अपनी बोन को खा जाएंगे। फर्ज करो कि तुम्हें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का शौक़ नहीं है, तुम दूध पीना चाहते नहीं हो, दही तुम खाते नहीं हो, दूध से बनी हुई आइसक्रीम तुम खाते नहीं हो, कोई भी डेयरी से बनी हुई प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में जाए तुम इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हो, क्या होगा? बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लग जाएगा। और जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा, मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में एक चीज़ समझाई थी, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यानी बॉडी कोशिश करती है जो चीज़ जैसी है उसको वैसे मेंटेन करने की कोशिश करे। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन को डिसॉल्व करते हैं। बोन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? कैल्शियम। तो जैसे ये बोन को डिसॉल्व करते हैं, ये क्या रिलीज़ करते हैं? कैल्शियम। और वो कैल्शियम रिलीज करके कहाँ देना शुरू कर देते हैं? ब्लड को देना शुरू करते हैं, दूसरी बोन को नहीं, ब्लड को देना शुरू कर देते हैं। तो अगर कभी ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये जनाब वाले बोन डिसॉल्व करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं कैल्शियम, रिलीज कैल्शियम इन ब्लड, और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम रिलीज करते हैं। तो ये कब काम करेंगे? जब आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम हो रहे होंगे, या कभी एक प्रोसेस होता है, वो भी आप बहुत छोटे हो तो अभी मैं आपको कैसे समझाऊँ, उसको हम कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। यानी बोन की एक जेनेटिक शेप होती है, बोन की एक जेनेटिक शेप होती है। यानी हमारी जीन्स में ये बात तय हुई हुई है कि हमारा फीमर कैसा होना है, हमारा ह्यूमरस कैसा होना है, हमारा रेडियस कैसा होना है, अल्लाह कैसा होना है, ये बात तय हुई हुई है। तो उस शेप के मुताबिक बोन को मेंटेन रखते हैं। यानी अगर कभी फ़र्ज़ करें
फीमर की मिसाल के तौर पर अब ये चूँकि आप तो अभी थोड़े छोटे हैं तो ये आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास एक बोन है, इस कॉल्ड ह्यूमरस। लेट सपोज कि ह्यूमरस की शेप ऐसे होनी है, लेट सपोज कि ह्यूमरस की शेप ऐसे होनी, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ह्यूमरस की शेप ऐसे होनी चाहिए, फ़र्ज़ कर लें। अगर किसी भी वजह से ये ह्यूमरस की शेप ऐसे होने की बजाय ऐसे हो गई तो क्या ये सही है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल, यानी हमारे जीन में जो शेप है ये वैसा शेप नहीं है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जाके इस एरिया को, इस टुकड़े को खा के बराबर कर देते हैं और बोन को उसकी ओरिजिनल शेप में वापस ले आते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड बोन रीमॉडलिंग। क्या बोलते हैं इसको? बोन को रीमॉडल कर देते हैं, यानी उसके मॉडल को चेंज कर देते हैं, मतलब ये वो आसान सवाल। तो ये बोन रीमॉडलिंग का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? चलो ये तो मैं समझा दिया तो लिख भी देता हूँ। तो दे आर बोन रीमॉडलर्स। तो ये बोन को रीमॉडल कर देते हैं, उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं अगर कभी उसकी शेप में कोई गड़बड़ हो तो, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बोन, अच्छा बोन हार्ड क्यों होती है इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, टिश्यू जो मैंने लिखे हैं। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि बोन जो होती है, बोन हार्ड क्यों होती है? तुमने सोचा है जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही दूध क्यों पीता है? वो रोज़ क्यों नहीं पीता? या वो पेट्रोल क्यों नहीं पीता? या वो शहद क्यों नहीं पीता? वो दूध ही क्यों पीता है? क्योंकि उसको अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ऑसिफिकेशन। या इसी का दूसरा नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सिफिकेशन। तो ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बोन के अंदर कैल्शियम जाके डिपॉजिट होती है और जिस जगह पे कैल्शियम डिपॉजिट होती है वो जगह हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? हार्ड हो जाती है। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स इन ऑर्डर टू हार्डन देम, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर बोन मजबूत हो जाती है कैल्शियम के डिपोजिशन से, इस प्रोसेस को हम ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। इसीलिए छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने एक्सक्लूसिवली उसका जो फूड रखा हुआ है वो दूध के अंदर रखा हुआ है, मिल्क के अंदर है ना। और वो जो दूध है, वो जो मिल्क है, उसमें कैल्शियम है, आपको पता है। और वो जो कैल्शियम है वो सारा का सारा उसकी बोन में जाके डिपॉजिट होता है। और जब वो उसकी बोन में डिपॉजिट होता है तो आपने देखा ना, बच्चा जब पैदा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, 1 दिन का 2 दिन का, वो बिल्कुल ही हेल्पलेस होता है ना। वो आप उसके अगर उसको गोद में भी लेते हैं तो पीछे से दादी की या नानी की या जो बड़ी मम्मी होती हैं, ताई अम्मी, उनकी आवाज़ आती है, वो इसके सर के नीचे हाथ रखो, इसके सर के नीचे हाथ रखो ना, क्योंकि वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पा रहा होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं वो जो बच्चा है, दूध पीते बच्चे को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इन्फेंट। तो वो जो इन्फेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता दूध पीने लगता है। आप देखते हैं दूध पीते पीते सबसे पहले वो अपनी गर्दन को संभालने लगता है, फिर वो बगैर सहारे के अपनी गर्दन सपोर्ट कर लेता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सहारे से गोद में बैठने लगता है। आप देखते हैं ना, 3-4 महीने का बच्चा जो है सहारे से गोद में बैठना शुरू हो जाता है, फिर वो बगैर सहारे के बैठने लगता है। उसके बाद फिर वो सहारे से, फिर वो क्रॉल करने लगता है, फिर वो सहारे से खड़ा होने लगता है, फिर वो बगैर सहारे खड़ा होने लगता है, फिर वो उंगली पकड़ के चलने लगता है, फिर बगैर उंगली पकड़े चलने लगता है। और उसके बाद अम्मी आगे होती है, बच्चा पीछे होता है। ओह, या बच्चा आगे होता है, अम्मी पीछे होती है। ऐसे होता है, नहीं होता है? ऐसे होता है, वो शरारत करता है, इधर उधर भाग रहा होता है और अम्मी उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रही होती। तो इस तरीके से वो ये जैसे जैसे वो दूध पीता जाएगा उसकी बोन्स स्ट्रांग होती जाएंगी, और जैसे जैसे उसकी बोन स्ट्रांग होती जाएंगी वैसे वैसे उसकी बॉडी की सपोर्ट बेहतर होती जाएगी। इसीलिए वो बच्चे जिनको बचपन में अच्छी खुराक मिलती है, यानी दूध अच्छा मिलता है, वो वाइटामिन वगैरह फल फ्रूट वगैरह मिलते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? और भी चीज़ें हैं ना, कैल्शियम तो खैर प्रिंसिपल है ना उसमें, इसमें फॉस्फोरस भी होगा, इसमें मैग्नीशियम भी होगा, और चीज़ें भी होंगी, बट कैल्शियम इसमें मेन है। चीज़ें और भी होंगी बट कैल्शियम उसका मेन एलिमेंट। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई?